नमस्कार, मैं डॉक्टर मानव जैन। आज हम बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र और बीए पार्ट सेकंड ऑनर्स के पंचम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा विषय है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था। चांसलर का पद ग्रहण करने के बाद बिस्मार्क ने प्रशा की सैनिक शक्ति का विस्तार किया और अपनी योजना को पूरा करने के लिए उचित व्यवहार अवसर की प्रतिष्ठा करने लगा। चूंकि सम्राट विलियम प्रथम तथा चांसलर बिस्मार्क के राजनीतिक विचारों में समानता थी, अतः बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण अभियान में अपने सम्राट का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ। बिस्मार्क की कूटनीतिज्ञता दूरदर्शिता राजनीतिक योग्यता का ही परिणाम है कि जर्मन साम्राज्य का निर्माण मात्र 6 वर्षों की अवधि में ही पूर्ण हो गया, किंतु इस छोटी सी अवधि में प्रशा की सेना को 3 युद्ध लड़ने पड़े और सभी युद्धों में उसे सफलता प्राप्त हुई। पहला है डेनमार्क के साथ युद्ध। शेल्स्विक तथा हॉलस्टाइन के प्रदेश डेनमार्क के अधीन थे, किंतु डेनमार्क के राजा को इन प्रदेशों को अपने राज्य में विलीन करने का अधिकार नहीं था। हॉलस्टाइन की संपूर्ण जनता जर्मन थी, जबकि शेल्स्विक में जर्मन और डेन दोनों जातियों के लोग निवास करते थे। इस प्रकार डेनमार्क के राजा के संरक्षण में इन प्रदेशों का पृथक अस्तित्व स्वीकार किया गया था। सन 1863 में डेनमार्क के राजा क्रिस्टियन नाइन्थ बना और उसने उपयुक्त व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए शेल्स्विक को डेनमार्क के अधीन करने की घोषणा कर दी। उपयुक्त दोनों प्रांतों की जनता ने डेनमार्क के राजा के इस कार्य का विरोध किया तथा आंदोलन की तैयारी प्रारंभ कर दी। नेक्स्ट है बच्चों, इसी में शेल्स्विक और हॉलस्टाइन समस्या ने बिस्मार्क की इच्छा के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। उसने अवसर का पूरा लाभ उठाने का निश्चय किया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि करके इस समस्या को हल करने में उसके सहयोग का आश्वासन प्राप्त कर लिया। ऑस्ट्रिया तथा प्रशा ने संयुक्त रूप से डेनमार्क के राजा को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर उपयुक्त घोषणा को वापस लेने की मांग की। डेनमार्क द्वारा उपयुक्त मांग को ठुकरा दिया और घोषणा को वापस नहीं ली। फलस्वरूप फरवरी 1864 में ऑस्ट्रिया व प्रशा ने मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में डेनमार्क की पराजय हुई तथा उपयुक्त दोनों प्रदेश उसकी अधीनता से मुक्त हो गए। इस प्रकार किंतु इन प्रदेशों की भावी व्यवस्था के प्रश्न पर प्रशा और ऑस्ट्रिया में मतभेद उत्पन्न हो गए। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया की इच्छा के विरुद्ध इन प्रदेशों को प्रशा में मिलाना चाहता था। वास्तविकता ये थी कि बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से भी युद्ध लड़ना चाहता था, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ पेंटिंग की संधि की, जिसके अनुसार हॉलस्टाइन का प्रदेश ऑस्ट्रिया को दे दिया गया और शेल्स्विक का प्रदेश पर प्रशा का अधिकार हो गया। इस संधि से बिस्मार्क की कूटनीतिक योग्यता का प्रमाण सिद्ध हुई। चूंकि हॉलस्टाइन का प्रदेश प्रशा की सीमाओं से घिरा हुआ था, अतः यह प्रदेश ऑस्ट्रिया के लिए गले की हड्डी बन गया। दूसरी तरफ बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करने की सैनिक तैयारी करने लगा। ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध 1866 अंततः जून 1866 में ऑस्ट्रिया तथा प्रशा के मध्य युद्ध आरंभ हुआ। बिस्मार्क की कूटनीति के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया यूरोप के किसी अन्य देश से सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। यह युद्ध केवल 7 सप्ताह तक चला, इसलिए इसे 7 सप्ताह युद्ध भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिया की सैनिक शक्ति अत्यंत कमजोर थी। इसके अतिरिक्त उसे प्रशा तथा पिडमॉन्ट सार्डिनिया की सेनाओं से 2 पृथक मोर्चों पर भी लड़ना था। अंतिम तथा निर्णायक युद्ध सैडोवा के मैदान में लड़ा गया, जिससे 3 जुलाई 1866 में ऑस्ट्रिया को भीषण पराजय हुई। युद्ध के बाद 23 अगस्त 1866 को दोनों पक्षों में ग्रेस की संधि हुई और इस संधि के अनुसार जर्मनी को पुराने संघ की समाप्त करके ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में जर्मनी के राज्यों का एक नवीन संघ गठित किया गया। जर्मनी के समस्त उत्तरी राज्य जिनकी संख्या 21 थी, ऑस्ट्रिया की अधीनता से मुक्त कर दिए गए।
वेनेशिया का प्रदेश इटली को प्राप्त हो गया। इस प्रकार उत्तर जर्मनी राज्य संघ का निर्माण हुआ तथा प्रशा के सम्राट को इस संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया। नेक्स्ट है फ्रांस और प्रशा का युद्ध 1870। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय संपूर्ण यूरोप के इतिहास की एक विस्मयकारी और निर्णायक घटना थी। ये महाद्वीप के राजनीतिक संतुलन पर इस घटना ने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। युद्ध में प्रशा की विजय के फलस्वरूप यूरोपीय शक्तियों को अचंभित कर दिया। इसके विपरीत नेपोलियन तृतीय के सम्मान और प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। उसकी कमजोर, अवसरवादी, स्वार्थी, अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान में भी कमी आई। सन 1868 में स्पेन की जनता ने महारानी इराबेला के निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह करके उसे हटा दिया और होहेंजोलर्न वंश के राजकुमार लियोपोल्ड को स्पेन की राजगद्दी पर आसीन होने की प्रार्थना की। नेपोलियन तृतीय ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और ये घोषणा की कि फ्रांस के भविष्य में भी स्पेन की गद्दी पर होहेंजोल्सन के अधिकार कभी भी सहन नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, नेपोलियन तृतीय ने यह भी मांग रखी कि प्रशा का सम्राट फ्रांस को ये वचन दे कि भविष्य में स्पेन की गद्दी पर होहेंजोलन वंश के अधिकार का दावा नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रशा के सम्राट व फ्रांस के राजदूत में वार्ता एम्स नामक नगर में हुई। सम्राट विलियम प्रथम ने इस वार्ता का संक्षिप्त विवरण एक टेलीग्राम के द्वारा अपने चांसलर बिस्मार्क के पास भेजा। अवसर का लाभ उठाकर बिस्मार्क ने तार की भाषा को समाचार पत्रों में इस ढंग से प्रकाशित कराया कि दोनों देशों की जनता में एक दूसरे के विरुद्ध उत्तेजना फैल गई। दोनों देशों की जनता में ये अफवाह फैल गई कि फ्रांस के राजदूत तथा प्रशा के सम्राट का एक दूसरे में अपमान किया है और विवश होकर 15 जुलाई 1870 में फ्रांस ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस की सेना का नेतृत्व स्वयं नेपोलियन थर्ड ने किया। उसने प्रशा की सैनिक शक्ति को अत्यधिक कमजोर समझकर पुनः गलती की। वास्तविकता यह थी कि प्रशा के मुकाबले फ्रांस की सेना अत्यंत निम्न स्तर की थी। 11 सितंबर 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस की सेना को भीषण और निर्णायक पराजय का सामना करना पड़ा। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा की सेना के समक्ष समर्पण कर दिया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 जुलाई 1870 में फ्रांस व प्रशा के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इसकी शर्तों के अनुसार अल्सास व लॉरेन प्रदेशों में फ्रांस को अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। क्षतिपूर्ति के रूप में 500 करोड़ फ्रैंक की धनराशि फ्रांस ने जर्मनी को देने का वचन किया। इस धनराशि के भुगतान की अधिकतम अवधि 3 वर्ष निश्चित की गई और यह भी निश्चित किया गया कि इस अवधि में जर्मनी की एक सैनिक टुकड़ी फ्रांस में रहेगी तथा संपूर्ण व्यय फ्रांस की सरकार को ही देना पड़ेगा। जर्मन साम्राज्य की घोषणा सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय के पश्चात जर्मनी के दक्षिणी राज्यों में फ्रांस की अधीनता से मुक्त होने की घोषणा कर दी तथा इन राज्यों ने जर्मन राज्य संघ को सम्मिलित कर दिया। इसके साथ ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी के लिए एक संघीय संविधान की रचना की गई। इस संविधान के अनुसार प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम को जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। 18 जनवरी 1871 को वर्साई के शाही महल में विलियम प्रथम का राज्यारोहण बड़ी धूमधाम से किया गया और इस प्रकार जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। इति नमस्कार।